हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। इससे पहले मैंने वीडियो जो बनाया था सिलेबस के बारे में, तो उसमें मैंने पूरे सिलेबस के बारे में बताया था कि 10th क्लास का तैयारी हम लोग कैसे करने वाले हैं, और उसमें सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ था। लास्ट में मैंने कुछ चीज़ें बता रहा था, लेकिन वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। वो ये था कि इन सारे सब सिलेबस के बारे में जो लास्ट बात थी वो ये थी कि फ़ीस के बारे में था, कि फ़ीस को कैसे हम लोग जो विद्यार्थी तैयारी करेंगे वो कैसे इसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे वो वीडियो देख सकते हैं या इससे कैसे जुड़ सकते हैं। तो उसमें मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि जो फीस होगा, ठीक है ना, इस पूरे जो सिलेबस है उसको पढ़ाने का जो फीस है वो प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज रहेगा, ठीक है ना। ईच सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर फीस रहेगा। जैसे मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस, तो ये इस तरीके से लिस्टिंग यहाँ पर मैंने किया हुआ है। तो उसमें से अगर फीस की बात करें तो प्रत्येक के ईच सब्जेक्ट का जो फीस है, आई थिंक यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ हम कर लेते हैं। ईच सब्जेक्ट का जो फी है वो है 500, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट, इसमें से किसी एक सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 500 रुपये में कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर एक ही ज्वाइन करना है तो एक ही ज्वाइन कर सकते हैं, दो ज्वाइन करना है तो दो ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा ज्वाइन करना है तो पूरा ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर इसमें देखा जाए साइंस, यहाँ साइंस और सोशल साइंस और इंग्लिश, अगर ये 4 सब्जेक्ट ज्वाइन कर देते हैं, जो कि ये मैट्रिक परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हालांकि इसमें सब महत्वपूर्ण है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो वर्किंग वाले सब्जेक्ट है जिस पर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है, ये 4 सब्जेक्ट हैं। तो इनकी अगर बात करें तो अगर कोई ये 4 सब्जेक्ट ज्वाइन कर लेता है तो वहाँ पर 500 इंटू 4 कर देंगे तो यहाँ पर 2000 रुपये हो जाएंगे, यानी कि ये टोटल 2000 में पूरा सिलेबस कंप्लीट। अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं इन 4 को ना ज्वाइन करके कोई 2 कर लूँ, मैथ और साइंस कर लूँ, तो वहाँ 1000 कर सकता है। एक ही करना चाहता है तो 500 कर सकता है, 3 करना चाहता है तो उस तरीके से 1500 कर सकते हैं। तो वो अपने ऊपर, विद्यार्थी के ऊपर निर्भर है कि वो कौन से किस तरह से ज्वाइन करना चाहते हैं। इसमें सारा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, एक एक विषय को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी जो आज का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो विषय आज हमारा है वो है मैथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ का। और मैथ में जो क्लास 10th क्लास है उसका विषय जो सिलेबस है उसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें उसको हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। उनमें सबसे पहली चीज़ है कि कुछ बेसिक चीज़, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो इसमें बेसिक चीज़ क्या है, HCF और LCM, ठीक है ना। और इससे पहले की अगर बात करें तो हम चलो एकदम बेसिक से कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को मिलेगा कि हाँ मैथ को हम एकदम 0 से लेकर के चल रहे हैं, और कहीं कोई समस्या होगी तो वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा इसमें पढ़ने वाली है, ठीक है ना। हम यहाँ इन डिटेल नहीं जा रहे हैं, बस ओवरऑल बता रहे हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो इसमें जो पहला नंबर होता है, जानते हैं क्या होता है नंबर, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, इसको प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक नहीं प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। वो कौन सी संख्या होती है, यानी गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहा जाता है। और इसको एक इंग्लिश के कैपिटल लेटर एन या स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली एन कैपिटल आता है, एन से ये डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से एन का मान क्या होगा, इस तरीके से इंफिनिटी तक चला जाएगा, यानी 1 2 3 4 5, ये तो हमारा काउंटिंग नंबर है। दूसरा नंबर की अगर इसमें हम बात करें, सेकेंड नंबर, तो वो यहाँ होल नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो कुछ नहीं, इन नेचुरल नंबर से पहले अगर 0 शामिल कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है पूर्ण संख्याएं।
और पूर्ण संख्या को किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। यहाँ से इसका जो फैमिली बन जाएगा वो 0 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक चला जाएगा वो। थर्ड नंबर की अगर बात करें तो थर्ड नंबर में इवन नंबर हम बात कर लेते हैं। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का मतलब क्या है, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्याएं का मतलब क्या होता है, जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, विच डिवाइड्स बाय 2, ठीक है ना, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है, इवन नंबर कहा जाएगा, ठीक है ना। एग्जांपल में बात करें 0, -2, -4, -6, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। यहाँ ध्यान देंगे माइनस भी होगा, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि माइनस भी सम संख्या है, बस वो 2 से विभाजित होना चाहिए, 0 भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके ये सारे नंबर्स क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है ना। दूसरा, इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ लिख सकें, चलो दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये सम संख्या हो गया। अब हम आगे ऊपर ही लिखेंगे, नीचे नहीं दिख पाएगा, जगह नहीं है। अब अगला है नंबर 4, वो है ऑड नंबर। ऑड नंबर की बात करें, यानी कि ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ठीक है ना, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसका क्या कहते हैं हम लोग, विषम संख्या कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, माइनस में भी लिख सकते हैं, -1, -3, -5, -7, ठीक है ना। उसी तरीके से 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, हमारा विषम संख्या हो गए। अब इसके बाद अगर देखें विषम संख्या के बाद, तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर एक नंबर लाइन होता है, ठीक है ना, एक नंबर लाइन होता है, बीच में 0 होता है, लेफ्ट और राइट साइड इस तरीके से चले जाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये इस तरीके से अनंत तक चला जाता है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड जब जाएंगे तो ये माइनस में लिखते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। ये इन सभी को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, 0 +1 2 +1 +2 इस तरीके से, और फिर -1 -2 -3 -4, इन सारे नंबर्स को क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। इसी को इंटीजर्स को I या Z से निरूपित करते हैं। तो इस तरीके से अगर इस तरह के सबको एक साथ लिखें तो 0 +, -1 +, -2 +, -3 +, -4 इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा हो जाता है पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। तो इसमें इनको यहाँ से जो 0 से राइट साइड में है प्लस में, इसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, और इसको I+ लिखते हैं। और यहाँ से इधर जो माइनस में है इसको नेगेटिव इंटीजर कहता है, इसको माइनस से लिखते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। और अगर 0 को मिला देते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। और ये पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। तो अब इसके बाद जो अगला नंबर है, देखो ये हम लिखने के बाद जस्ट मिटा दे रहे हैं। तो तुम लोग करना क्या कि वीडियो को पॉज कर लेना और वहाँ पर चीज़ों को लिख लेना, फिर आगे वीडियो को रेगुलर देखते रहना, ठीक है ना। क्योंकि समय यहाँ कम रहता है, अब यहाँ से लिखने का समय देंगे तो फिर वो वीडियो जो ड्यूरेशन होगा वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इसको इम्पोर्टेंट ही मार्क कर लेंगे। यहाँ पर प्रश्न यहाँ से बनेंगे ही, एग्जाम में जो 10th क्लास का परीक्षा होता है उसमें यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। वो क्या है, प्राइम नंबर। इसको हम डिटेल में करेंगे।
प्राइम नंबर, इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो वो होता है एक से बड़ी, ध्यान देना, एक से बड़ी होनी चाहिए, एक से बड़ी वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जो एक या स्वयं, स्वयं मतलब वो संख्या खुद, स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी संख्या है वो एक से बड़ी है, तो अगर नेचुरल नंबर हम जानते हैं गिनती की संख्या 1 2 3 ऐसे काउंट करते हैं, तो एक से बड़ी होनी चाहिए। एक से बड़ी 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही बढ़ेगी। लेकिन क्या ये सारी की सारी संख्या अभाज्य संख्या है? ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे, तो इसमें ये जो बाद में लिखा है कि वो एक या स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या, किसी अन्य संख्या से वो क्या हो, विभाजित ना हो। अगर हम यहाँ 2 को देखते हैं तो अगर देखें 2, तो 2 में क्या होगा, एक तो विभाजित होगा ही और ये खुद अपने आप से विभाजित होगा, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या हो गया। 3 का अगर हम देखें तो ये 1 से तो कटेगा। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक वाला कंडीशन नहीं चेक करेंगे, क्योंकि प्रत्येक संख्या 1 से तो कटता ही है और फिर अपने आप से कटता है। तो ये 2 को कंडीशन को छोड़ दो, अगर वो तीसरी किसी संख्या से कट रहा है, यानी अपना वाला खुद को छोड़ देना है और 1 को छोड़ देना है, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या आकर के उसको कटा देता है, तब वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, स्वयं को छोड़ दो, यानी 3 को छोड़ा और 1 को छोड़ा, क्या इसके अलावा कोई दूसरी संख्या है जो 3 को विभाजित कर दे? ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या होगी। दूसरा देखो, अगर 4 को देखते हैं, 4 को छोड़ दिया, यानी 4 है तो खुद को छोड़ेंगे और 1 छोड़ देंगे। अब इनको छोड़ने के बाद कोई ऐसी संख्या है जो 4 को विभाजित कर देता है, तो जी हाँ 2 है, 2 इसको क्या करेगा, विभाजित कर देगा। तो इस तरीके से ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 5 को अगर देखेंगे तो 5 और 1 को छोड़ देंगे, फिर बचेगा, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसको विभाजित कर दे, इसका मतलब 5 एक अभाज्य संख्या है। 6 की बात करें तो 6 यानी खुद से विभाजित होगा ही होगा, 1 को विभाजित, लेकिन वो हम चेक नहीं करेंगे। इसको छोड़ने के बाद अब इसके अलावा कोई दूसरी संख्या देखते हैं तो वो है 2 और 3, जो इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो ये इस तरीके से ये भी नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर चेक करेंगे तो वहां पर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा अभाज्य संख्या है और कौन सा नहीं है। दूसरा चीज, अगर इसको दूसरे डेफिनेशन, इसका अगर दूसरी परिभाषा हम इसको लिखित करें, इसका दूसरी परिभाषा अगर लिखें तो उस परिभाषा के अनुसार क्या होता है, दूसरा परिभाषा कहता है कि वो संख्या अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, ठीक है ना, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। अब गुणनखंड क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं गुणनखंड के बारे में, ठीक है ना। तब हम समझेंगे कि 2 है कि 3 है कि कैसे होता है। डेफिनेशन अभी फिलहाल डेफिनेशन इतना लिख के छोड़ते हैं, समझते हैं गुणनखंड के बारे में। तो गुणनखंड की बात करें, अगर गुणनखंड को दूसरे शब्दों में अगर कहें तो इसको भाजक भी कहते हैं। अलग दूसरा शब्द का प्रयोग कर लेते, इसको हम कहते हैं भाजक हो गया, गुणनखंड हो गया। और इंग्लिश की बात करें तो इसको डिवाइडर कर देंगे, डिवाइजर, ठीक है ना, डिवाइजर। और इसको फैक्टर भी कहेंगे। तो इस तरीके से इंग्लिश में शब्द हो जाते हैं, भाजक, गुणनखंडन। तो ये शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो गुणनखंडन का मतलब क्या आता है, किसी संख्या का गुणनखंड, किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होता है,
वह संख्या होता है जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी क्या समझे, जैसे 6 है, 6 का गुणनखंड क्या होगा, तो वो संख्या होगी जो 6 को भाग कर देगा, ठीक है ना। तो अब 6 का गुणनखंड लिखने के लिए क्या तरीका लिखते हैं, क्या 1 होगा, 1 है, 1 तो क्या होगा 6 को विभाजित कर देगा, यानी 1 6 को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 1 इसका गुणनखंड है। क्या 2 इसको विभाजित करेगा, जी हाँ 2 करेगा, इसका मतलब 2 इसका गुणनखंड हो गया। 3 करेगा, बिल्कुल करेगा, तो 3 भी इसका क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। क्या 4 करेगा, नहीं करेगा, 4 इसका गुणनखंड नहीं होगा। क्या 5 करेगा, तो नहीं सर 5 इसका डिवाइड, 5 इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब 5 भी नहीं होगा। क्या 6 इसको डिवाइड करेगा, जी सर 6 करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका अंतिम हो गया। जैसे ही ये नंबर रिपीट हो जाए आगे हमें नहीं बढ़ना है, इसका मतलब कुल इसके जो गुणनखंड हो गए 1 2 3 और 6, इसके 6 का गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हम यहाँ 8 का गुणनखंड लिखना चाहें तो सबसे पहले एक तो होगा, एक क्या होता है, प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, वो एक सबको डिवाइड करता है, इसलिए सब में एक लिखाएगा। अब इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, बीच में और अंत में क्या होगा, 8 होगा, शुरू में 1 और अंत में यही नंबर रिपीट हो जाएगा। तो रह गया इसके बीच में अब क्या आएगा, तो इसके बीच में हम जानते हैं 1 से लेकर के 8 तक के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे, अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर यानी कि 2 3 4 5 6 और 7, 1 और 8 के बीच में इतने सारे नंबर हैं। तो अब हम उन नंबर को क्या करेंगे, इसके बीच में रखेंगे जो इस 8 को डिवाइड करते। तो क्या इस 2 8 को डिवाइड करेगा, कर देगा, तो 2 यहाँ लिख देंगे। 3 क्या 3 से 8 डिवाइड होगा, तो जी सर नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, इसका मतलब हम 3 को नहीं लेंगे। क्या 4 8 को डिवाइड कर देगा, तो बिल्कुल करेगा, इसका मतलब 4 को भी यहाँ ले लेंगे। 5 करेगा, नहीं करेगा। 6 करेगा, नहीं करेगा, यानी 5 और 6 से 8 में भाग नहीं लेगा। 7 से भी नहीं होगा, इसका मतलब नहीं लेंगे। तो हमने इसके बीच में क्या लिया, 2 और 4। इस तरीके से हमारा जो 8 का गुणनखंड में हुआ वो 1 2 4 और 8 हो गया। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होता है कि किसी संख्या का, जैसे मान लो 6 है, तो किसी संख्या का गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो 6 को, यानी कि उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं। डेफिनेशन रटना नहीं है, बस समझ के रखना है कि ये होता क्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये गुणनखंड हो गया। अब आते हैं उस वाले परिभाषा पर, ठीक है, आभाज्य संख्या के परिभाषा के ऊपर आ जाते हैं। तो आभाज्य संख्या का आभाज्य संख्या का अगर परिभाषा यहाँ कह रहा है कि वो संख्या आभाज्य संख्या होगी जिसका क्या होगा, केवल ओनली 2 फैक्टर होगा। द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो अब यहाँ जैसे मान लो 2 को देखते हैं, उस वाले एग्जाम्पल को यहाँ 2 से चेक कर लेते हैं। तो जब इसका हम गुणनखंड लिखने जाएंगे तो जानते हैं गुणनखंड में पहले 1 होता है, उसके बाद हम उसी नंबर को लिख देते हैं अंतिम में, तो लिख दिया। अब इसके बाद 1 और 2 के बीच में ऐसा कोई नंबर है या नहीं, नंबर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इंटीजर में, इसका मतलब यही लिखाएगा 1 और 2। तो अब जरा बताओ इसके कै को नंबर आ रहे हैं, 1 और 2, 1 और 2, इसका मतलब इसका कितने गुणनखंड हो गए, 2 गुणनखंड है, और जिसका 2 गुणनखंड होगा वो अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब उसी तरीके से 3 को लिख कर देखो तो क्या ये होगा, तो बिल्कुल होगा। 1 और 3, इसमें भी कितने नंबर आ रहे हैं, 1 और 2, इसका मतलब ये भी 2 गुणनखंड है, इसका मतलब ये भी अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब इसके बाद आता है 4, तो 4 का अगर अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, इसका गुणनखंडन अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ 1 होगा, फिर 2 होगा और 4 हो जाएगा। जरा इस नंबर को काउंट करो, इसकी संख्या कितने आ रहा है, 1 2 और 3, यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 3 गुणनखंड आ रहे हैं। इसके कुल कितने गुणनखंड हैं, तो 3 है, तो इसका मतलब नहीं होगा। हमें तो वो संख्या लेना है जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा। इसका मतलब यहाँ 3 आया तो ये गुणनखंड 3 हो गया, 2 होना चाहिए था, ये 3 हो गया। तो परिभाषा में तो कहता है 2, लेकिन आया 3, इसका मतलब ये क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। 5 को अगर देख लेते हैं तो 1 और 5,
इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं बनेगा, इसका मतलब इसमें केवल 2 आ रहा है, ठीक है ना, 2 ही फैक्टर हो रहा है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो भी नंबर होगा हम चेक कर सकते हैं और वहां से उसको काट सकते हैं। तो यहाँ देखो 4 नंबर आ रहे हैं, 6 के अभाज्य, 6 के गुणनखंड में 1 2 3 और 4, 4 आ गए, इसका मतलब ये इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या परिभाषा, अभाज्य संख्या को पहचानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उसको एक बार गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं, ठीक है ना। अब ओवरऑल अगर हम बात करें अभाज्य संख्या को एक शब्द में अगर कहना हो तो यहाँ पर आप शब्द की तरफ चल जाते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया कंसेप्ट परिभाषा। अब यदि इसको अपने एक शब्द में बात करना है इसको, तो हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पर शब्द में ही लिखा हुआ है ये 2 शब्द अ और भाज्य। अ का मतलब होता है नहीं और भाज्य का मतलब भाग। इसका मतलब जिसमें भाग नहीं लगे, जिसमें भाग नहीं लगे वो संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। किससे भाग नहीं लगे, तो हम अभी बोले हैं कि एक को छोड़ देना है और उससे स्वयं यानी उस खुद संख्या को छोड़ देना है और बाकी कोई भी संख्या उठा के लाओ और उससे यदि उसमें भाग नहीं लगता है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, वो एक प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे 2 है, ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है, 1 और 2 से नहीं चेक करना है क्योंकि 1 और 2 से तो कटेगा। किससे चेक करना है, इसके अलावा ऐसा कोई है जिसको भाग कर दे, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको भाग कर दे, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। अच्छा 4 को देखते हैं, तो क्या 4 है, अरे 4 तो भाग लग जाएगा, अरे 1 और 4 को छोड़ देना है यानी स्वयं को छोड़ना है और 1 को छोड़ना है। इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा है जो नंबर इसको डिवाइड कर दे, तो 2 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब जैसे ही डिवाइड हो गया वो अभाज्य नहीं है, ठीक है ना, यानी कि इसमें भाग तो लग गया, ये कहता भाग नहीं लगना चाहिए, इसमें भाग लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य नहीं होगा। अब ये होगा क्या, तो भाज्य हो जाएगा और हटा देंगे उसको, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या कहते हैं। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण हो गया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है ना। अब इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे, अब अभाज्य संख्या समझना जरूरी था। प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इस पर मैं प्रश्न कराऊंगा कि कितने तरीके कौन कौन से प्रश्न आते हैं। वो डायरेक्ट पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या है या निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन में से हमें यही तरीका अपना करके उसको हम वहाँ से छाट देंगे और आंसर कर देंगे, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो अगला वीडियो लेक्चर होगा तो उसमें हम पहले बता देंगे कि जो परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, कुछ दशमलव निरूपण बता देंगे, फिर हम फाइनली चलेंगे उसके बाद एचसीएफ एलसीएम की बात कर लेंगे और देन उसके बाद हम फाइनली जो फर्स्ट चैप्टर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे ये 10th क्लास का विषय, ठीक है ना। तो ये जरूरी है समझना, इसको समझ करके बेहतर तरीके से इसको लिख लेना, कॉपी में नोट्स बनाते चलना है। अगर कहीं डाउट रहता है तो हमसे पूछ सकते हो, ठीक है ना, ये चीज़ है।